हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज लोकसभा में एक बिल पास किया गया है। मैं उस चीज़ का ध्यान थोड़ा आकर्षित करना चाहता हूँ। जो हमारी रेगुलर क्लास चल रही है पॉलिटी को लेकर, इस वजह से मैंने उसको आज रोक दिया। और क्योंकि इन सब चीज़ों का संबंध भी लेजिस्लेशन से ही है, तो इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि आज लोकसभा में क्या क्या हुआ। तो आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीन जो लॉ थे ब्रिटिश पीरियड से चलते हुए आ रहे थे, इनको कहा जाता है थ्री क्रिमिनल लॉज। इस पे कुछ संशोधन किया गया है। दरअसल इससे पहले वाले सत्र में मौजूदा सरकार ने कुछ बिल पेश किए थे। जब बिल पेश कर देती है सरकार, तो उसकी जांच करने के लिए एक कमेटी बैठती है। द कंसर्न कमेटी वॉज देयर। उस कंसर्न कमेटी ने जांच करके और कुछ रिकमेंडेशन मौजूदा सरकार को भेजे हैं। मौजूदा सरकार ने उन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और उस एक्सेप्ट करने के बाद उसे फिर से बिल के रूप में लोकसभा में पेश कर दिया और वो एक्ट बन सकता है। जैसे अब जो पढ़ा जाएगा वो बिल ये इस प्रकार पढ़ा जाएगा। द भारतीय न्याय सेकंड यानी कि द्वितीय संहिता। क्या पढ़ा जाएगा? भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023। अर्थात इससे पहले जब जो सेशन चल रहा था हमारा सत्र, तो उस समय इसको क्या कहा जाता था? भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023, भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, ऐसा कहा जाता था। लेकिन कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बिल पेश किया है और अब उसको क्या पढ़ना चाहिए? भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय 2023, भारतीय साक्ष्य द्वितीय 2023 अधिनियम। दरअसल मौजूदा सरकार ब्रिटिश काल से चले आ रहे कानूनों में बदलाव करना चाहती है। वो काफ़ी पुराने थे और उस समय की जो स्थितियां रहती होंगी उनको वो सेटिस्फाई करते होंगे। सरकार का ये भी मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में इतने पुराने कानून को अब तक ढोना ये बिल्कुल कॉलोनियल कह सकते हैं कि एरा की याद दिलाता है। तो ये जो तीन कानून आज पास किए गए हैं लोकसभा में, वो किसका स्थान लेने वाले हैं? इन तीन कानूनों का। आप पढ़ सकते हैं, आपने सुना भी होगा इसको पिक्चरों में, है ना? द इंडियन पेनल कोड, आईपीसी की धारा सुना होगा आपने। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसको क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में सीआरपीसी, ये 1973 का है। लेकिन इसे इससे पहले 1898 में लाया गया था। ब्रिटिश पीरियड की बात हो रही है। इसी तरीके से द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का है। ये अब तक, है ना, कानून के रूप में ये सारे चीजें चल रही थी। अब इसका स्थान कौन लेगा? ये तीन कानून लेंगे, जिसको लेकर पहले से ही बदलाव में तैयारी में थी सरकार। और मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार इस बात को कि इससे पहले वाले सत्र में सरकार ये लेकर भी आई थी। लेकिन आप जानते ही हैं कि कमेटी एक बैठती है जो एक एक बारीकी से जांच करती है और फिर उसके बाद सुझाव देती है सरकार को कि इसमें इन बदलावों की आवश्यकता है। तो उन बदलावों के साथ सरकार ने ये बिल पेश कर दिया है लोकसभा में, ठीक, जो पास हो जाएगा। इनफैक्ट पास हो गया है। तो जो पहला हम देखते हैं भारतीय न्याय संहिता द्वितीय, वो क्या कहता है? पहले वर्जन में यूएपीए को डिफाइन किया गया था, जिसका मतलब होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। दैट इज द एनी एक्शन विच हर्ट्स द सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया कैन बी डिक्लेयर्ड एज द टेररिस्ट। अब इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। किसके सुझाव पर? चेंजेस मेड बाय द कंसर्न कमेटी। जैसे कि कोई अशांति फैला रहा है ना, मतलब छोटी मोटी अगर वो हरकतें कर रहा है, तो क्या हम उसको वाकई में देश पे खतरा मान लें और उसको आतंकवादी घोषित कर दें? नहीं। तो जो जनरल सी डेफिनेशन दी गई है अनलॉफुल एक्ट वाले में, उससे तो किसी को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। तो उसमें बदलाव करने की बात कही गई है। ये एक कदम उठाया सरकार ने, ठीक है। तो शॉर्ट में इसका मतलब ये समझिए कि इस जो शब्द दर शब्द जो हम कह रहे हैं, इसमें थोड़े से बदलाव किए गए हैं, ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ बदलाव और किए गए हैं, जैसे कि मेंटल इलनेस के स्थान पर अब अनसाउंड माइंड का इस्तेमाल किया जाएगा।
मेंटल इलनेस इज़ अ वेक टर्म, हम कह सकते हैं कि वो आम तौर पर भी यूज़ कर लिया जाता है। तो सिर्फ इन शब्दों का इस्तेमाल करके किसी को पागल घोषित कर देना या उसको ऐसा व्यक्ति घोषित कर देना, ऐसे तो पुलिस गिरफ्तार आसानी से कर सकती है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो बहुत ही कड़े कानून थे जो ब्रिटिश पीरियड से चलते आ रहे थे, उसमें सरकार ने काफ़ी हद तक बदलाव किए हैं और आने वाले दिनों में ये आपको देखने को मिल भी जाएगा। चेंजेस मेड बाय द कंसर्न कमेटी, कुछ और चेंजेस किए हैं कंसर्न कमेटी ने। मॉब लिंचिंग को भी डिफाइन किया गया है इसमें। अभी हम थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं, कल के अखबारों में सारी चीज़ें आ जाएंगी डिटेल में, तो किसी दिन इसका पूरा डिटेल में आपको वर्जन दूंगा मैं, ठीक। मॉब लिंचिंग के दौरान दोषी पाए गए व्यक्तियों को 7 साल की सजा का प्रावधान था इससे पहले वाले कानून में, लेकिन इसकी व्याख्या करते हुए कमेटी ने स्पष्ट किया कि मॉब लिंचिंग भी तो एक प्रकार की हत्या ही है, तो अब इसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, दैट इज उम्र कैद, ये इसमें चेंज कर दिया गया है, ठीक। काफ़ी अच्छा कदम उठाया सरकार ने। दूसरा है सेकंड एक्ट, जो द्वितीय दूसरा वाला है, नागरिक सुरक्षा द्वितीय 2023। अब इस बिल के जरिए पहली बार हम देखते हैं कि कम्युनिटी सर्विस यानी कि सामुदायिक सेवा को क्या करा गया है, डिफाइन किया गया है। अर्थात छोटे मोटे कृत्य जब कोई व्यक्ति करता था तो उसको जुर्माना लगा के या फिर ऐसे सामुदायिक केंद्र में भेज दिया जाता था ताकि वो वहाँ पर सुधर जाए, ठीक। ऐसे केस में क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि वो दोषी नहीं है, तो अब ऑडियो और वीडियो के जरिए भी दोषी व्यक्ति अपने प्रमाण कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। शॉर्ट में इसका मतलब यही है। ये चेंज किया गया है इसमें एक। तो चेंजेस ऑल्सो मेड इन प्रिवेंटिव डिटेंशन, दूसरे वाले उसमें देखेंगे हम जब आगे पढ़ेंगे हम पॉलिटी में, आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले के बारे में, निवारक निरोध जो है ना, जब गिरफ्तार किया जाता है व्यक्ति को तो उसके कुछ अधिकार होते हैं, तो उसको भी पूरी तरीके से इसमें क्या करा गया है, डिफाइन किया गया है। यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले आर्टिकल 22 को भी इसमें क्या करा गया है, थोड़ा सा और विस्तार से समझाया गया है कि विद इन 24 आवर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के साथ न्याय हो जाना चाहिए। अगर वो दोषी है तो ठीक है, नहीं तो तुरंत उसके साथ क्या कर देना चाहिए, उसको रिहा कर देना चाहिए। कुछ इस प्रकार की बातें लिखी गई हैं इसमें, ठीक है। तो मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। तीसरा जो है भारतीय साक्ष्य द्वितीय अधिनियम, अर्थात एविडेंस एक्ट में भी बदलाव किया जाएगा। इससे पहले वाले बिल में जो सरकार ने पेश किया था पहले वाले सत्र में, तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कैन बी प्रोड्यूस्ड, ये बात उस बिल में कही गई थी। कमेटी ने सुझाव दिया है कि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। ओके, कमेटी ने कहा कि जिस व्यक्ति का वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको वो आधार मानकर सबूत पेश करना चाहता है, उसको साथ साथ एक सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये उसी की है, जहाँ से खरीदी गई है उसकी पूरी जो बिलिंग है, सर्टिफिकेट्स वो उसको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ठीक है। तभी दोषी को क्या है, छोड़ा जा सकता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो बहुत ही कठोर कानून थे ब्रिटिश पीरियड से चलते हुए आ रहे थे, है ना, उसी को हमने इतने सालों तक ढोया है और उसी के अनुसार पुलिस काम करती है। ऐसे में क्या होता है कि निर्दोष व्यक्ति भी पकड़े जाते हैं और उनके साथ भी वही सलूक होता है कि जो एक दोषी व्यक्ति के साथ होना चाहिए। याद दिलाता हूं मैं आपको रोलेट एक्ट की 1917-19 वाला, है ना, कि कैसे शक के आधार पर, संदेह के आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसके साथ बहुत ही टॉर्चर किया जाता था। तो कानून के नाम पे ब्रिटिश पीरियड में ये सारी चीज़ें होती थी और काफ़ी हद तक उन कानूनों में आज तक कोई बदलाव नहीं हुए जो कॉलोनियल लीगेसी मानी जा रही थी अभी तक। तो मौजूदा सरकार ने इस प्रकार से इसमें बदलाव लाने का प्रयास किया है, ठीक है। आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि इसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो इस पर मैं डिटेल में अलग से फिर चर्चा करूंगा। अभी के लिए इतना ही, और पढ़ते रहिए, अखबार भी पढ़िए, न्यूज़ भी सुनिए, लोकसभा टीवी आप देख सकते हैं, पूरी प्रक्रिया जो चली होगी आज उसको आप सुनिए, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, थैंक यू, टेक केयर।